हेलो दोस्तों, आरके लर्न्स पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल राय और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूं, तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि जो बिजनेस स्टडी है वो हिंदी वर्जन में है, 12वीं कक्षा वालों के लिए और CBSE का सिलेबस है। और ये वो बुक है जिससे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिसके राइटर RK सिंगला है। और ये बात मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया व्यूअर है जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज मैं आपके चैप्टर 9 वित्तीय प्रबंध का एक्सरसाइज 9.2 के साथ हाजिर हूं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट बिना देर दिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस एक्सरसाइज 9.2 में हम पूंजी ढांचे के बारे में जानने वाले हैं, इसके अवधारणाओं को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पूंजी ढांचा की परिभाषा को जानते हैं। तो इसका अभिप्राय दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों के पारस्परिक अनुपात से है। इसका मतलब ये है कि जो पूंजी ढांचा है वो दीर्घकालीन वित्त के स्रोतों के अनुपात है। ठीक है, तो दीर्घकालीन वित्त के स्रोत आपको पता है, जैसे समता अंश पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी और चालू दायित्व। ठीक है, तो जब भी किसी भी कंपनी को वित्त की आवश्यकता होती है तो इन्हीं स्रोतों से वो प्राप्त करती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन स्रोतों के अनुपात से है कि जब हमने वित्त प्राप्त करना है तो कौन से स्रोत से कितनी मात्रा में प्राप्त करना है, उनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, उसे पूंजी ढांचा कहते हैं। ठीक है, अगला है वित्तीय ढांचा। इसमें दीर्घकालीन व अल्पकालीन दोनों पूंजी शामिल होता है। ठीक है, वित्तीय ढांचा वो ढांचा होता है जिसमें कि दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही पूंजी के स्रोत शामिल होते हैं। अगला है पूंजीकरण। यदि वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी स्रोतों को कम कर दिया जाए तो शेष पूंजीकरण बचता है। इसका मतलब ये है कि हमने अगर पूंजीकरण करना है तो हमने वित्तीय ढांचे में से अल्पकालीन पूंजी के स्रोतों को घटा देना होगा, हटा देना होगा। ठीक है, ऊपर पढ़ा हमने कि जो वित्तीय ढांचा है इसमें दीर्घकालीन और अल्पकालीन दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन पूंजीकरण में केवल दीर्घकालीन ही शामिल होता है। ठीक है, वित्तीय ढांचे में से हमने अल्पकालीन को हटा देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा देंगे तो जो बचेगा वो पूंजीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ऋण पूंजी और समता अंश पूंजी की लागत कितनी आती है और क्या इनमें जोखिम आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लागत। ऋण पूंजी की लागत समता पूंजी से कम होती है क्योंकि यह व्यवसाय में कम जोखिमपूर्ण है। अब जो ऋण पूंजी होती है उसकी समता पूंजी के से कम लागत होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि अगर किसी ऋणदाता ने व्यवसाय में ऋण पूंजी दे रखा है, ठीक है, और किसी ने समता अंश पूंजी भी दे रखा है, तो अब जब भी व्यवसाय को इनका पूरा निपटारा करना होगा तो वो सबसे पहले ऋण पूंजी का निपटारा करते हैं। इनको प्राथमिकता दी जाती है ऋणदाताओं को। ठीक है, इसके बाद ही समता अंश पूंजी और भी जितनी पूंजी ले रखी है इसके बाद उनका निपटारा किया जाता है। मतलब कि ऋणदाताओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए ये कम जोखिम होता है। ठीक है, दूसरी ओर समता अंश पूंजी पर लाभांश की दर निश्चित न होते हुए भी यह सर्वाधिक महंगी होती है क्योंकि व्यवसाय में विनियोग अधिक जोखिमपूर्ण होता है। ठीक है, दूसरी ओर जो समता अंश पूंजी है इस पर कोई लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, लेकिन फिर भी ये महंगी होती है क्योंकि इस व्यवसाय में समता अंश पूंजी का विनियोग सबसे अधिक जोखिमपूर्ण होता है, सबसे खतरनाक यानी जोखिमपूर्ण बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि इनमें जोखिम क्या है। ऋण पूंजी व्यवसाय के लिए सर्वाधिक जोखिमपूर्ण होती है। ठीक है, जो ऋण पूंजी होती है वो व्यवसाय के लिए सबसे जोखिमपूर्ण होती है क्योंकि ऋणदाता ब्याज व मूल राशि की वापसी न होने पर न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ऋणदाता होते हैं अगर उनका ब्याज और उनकी मूल राशि को वापस ना किया जाए तो वो न्यायालय में, कोर्ट में जा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समता अंशधारियों को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए इनसे कंपनी को कोई जोखिम नहीं होता। लेकिन जो समता अंशधारी होते हैं उनके पास ऐसा कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कंपनी को इनसे कोई जोखिम नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी की समानताएं और असमानताएं। तो सबसे पहले समानताएं देख लेते हैं। कंपनी को ऋण पूंजी पर निश्चित दर से ब्याज तथा पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करना होता है। ये दोनों समता अंश पूंजी से सस्ते होते हैं। ठीक है, इन दोनों की समानता क्या है? इन दोनों की समानता ये है कि जो ऋण पूंजी होता है इस पर निश्चित दर से ब्याज मिलता है और जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी होता है इस पर निश्चित दर से लाभांश मिलता है। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये दोनों ही समता अंश पूंजी से सस्ते होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समानताएं हैं। अब देख लेते हैं इनकी असमानताएं क्या है।
कंपनी को ऋण पूंजी पर ब्याज करना ही होता है, चाहे उसे लाभ हो या हानि। ठीक है, जो कंपनी ने अगर ऋण पूंजी ले रखा है तो उस पर उसके ब्याज का भुगतान करना ही होगा, उसे लाभ हो, कंपनी को मतलब लाभ हो या ना हो, उसको ऋण पूंजी का ब्याज का भुगतान करना ही होगा। अकाउंट्स पढ़ते हैं आप, अकाउंट्स में एक नाम होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि कंपनी को लाभ हो या हानि हो, उसने ऋण पूंजी पर ब्याज का भुगतान करना है तो करना ही है। लेकिन पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान केवल पर्याप्त लाभ होने की स्थिति में ही किया जाता है। लेकिन कंपनी ने अगर पूर्वाधिकार अंश पूंजी ले रखा है तो उस पर उसके लाभांश का भुगतान तभी करेगी वो जब कंपनी को लाभ हो रहे होंगे। अगर लाभ नहीं हो रहे तो इसके लाभांश का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं वित्तीय लीवरेज और वित्तीय जोखिम। तो वित्तीय लीवरेज, इसका अभिप्राय पूंजी ढांचे में समता अंश पूंजी के साथ स्थायी लागत पूंजी के सम्मिलित होने से है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब पूंजी ढांचे में, जब भी पूंजी ढांचा हम तैयार करते हैं तो उसमें जब समता अंश पूंजी के साथ साथ स्थायी लागत पूंजी को भी शामिल किया जाता है तो वो क्या होता है? वह वित्तीय लीवरेज कहलाता है। ठीक है, स्थायी लागत पूंजी का मतलब यहाँ पर ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी से है। ठीक है, स्थायी लागत ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी को कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला है वित्तीय जोखिम। इसका अभिप्राय एक व्यवसाय द्वारा स्थायी वित्तीय लागतों के भुगतान करने योग्य न होने के जोखिम से है। इसका मतलब ये है कि वित्तीय जोखिम वह स्थिति है जिसमें कि व्यवसाय अपनी स्थायी वित्तीय लागत का भुगतान नहीं कर पाती या भुगतान करने की स्थिति में नहीं होती। ठीक है, तो इसे वित्तीय जोखिम कहते हैं। अब देख लेते हैं समता पर व्यापार, जो कि इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पार्ट है। इसका अभिप्राय समता अंश पूंजी के आधार पर स्थायी लागत पूंजी प्राप्त करके समता अंशधारियों की आय में वृद्धि करना है। ठीक है, समता पर व्यापार किसे कहा जाता है? समता पर व्यापार उसे कहा जाता है जिसमें कि समता अंश पूंजी के आधार पर, समता अंश पूंजी के आधार पर स्थायी लागत पूंजी प्राप्त करके, स्थायी लागत पूंजी का मतलब मैंने ऊपर ही बताया था, ऋण पूंजी और पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्राप्त करके जो समता अंशधारी होते हैं उनकी आय में वृद्धि करना। ठीक है, उनकी आय में वृद्धि करना क्या कहलाता है? समता पर व्यापार कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है, समता पर व्यापार का महत्व। इसका महत्व यह है कि यदि कंपनी को अधिक लाभ हो रहे हैं तो वह स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग करके समता अंशधारियों की आय को बढ़ा सकती है। ठीक है, इसका महत्व यह है कि यदि कंपनी को लाभ हो रहे हैं, अधिक लाभ हो रहे हैं, तो वह स्थायी लागत पूंजी का प्रयोग करेगी और अपने समता अंशधारियों की आय को बढ़ा सकती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है पीछे स्थायी लागत कौन सी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं पूंजी ढांचे के चयन को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। मतलब कि जब भी हम पूंजी ढांचे का चयन करते हैं तो उस समय कौन कौन सी घटक हैं जो कि इसको प्रभावित करती हैं। तो सबसे पहला है रोकड़ प्रवाह स्थिति। पूंजी ढांचे का चयन करते समय भावी रोकड़ स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब भी पूंजी ढांचे का चयन करें तो उस समय हमें सबसे पहले रोकड़ प्रवाह स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस समय हमें ऋण पूंजी का प्रयोग तभी करना चाहिए जब रोकड़ प्रवाह स्थिति अच्छी हो, क्योंकि ऋण पूंजी पर हमने ब्याज और उसका मूल राशि का भुगतान करने के लिए अधिक वित्त की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा है ब्याज आवरण अनुपात, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि ब्याज के भुगतान के लिए उपलब्ध राशि ब्याज की राशि के कितने गुना है। यह जितना अधिक होगा उतना ही ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता अधिक होगा। इसका मतलब यह है कि ब्याज आवरण अनुपात में हमें यह पता चलता है कि ब्याज के भुगतान, जो हमने ब्याज का भुगतान करना है उसके लिए जो राशि हमारे पास है वो ब्याज से कितनी अधिक है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितना अधिक धन होगा ब्याज का भुगतान करने के लिए, हम ऋण पूंजी का प्रयोग उतने ही लंबे समय तक कर पाएंगे। ठीक है, उसका लंबे समय तक प्रयोग करने की क्षमता हमारे पास बनी रहेगी। तो क्या इसके लिए ज़रूरी है? इसके लिए यह ज़रूरी है कि हमने जितनी भी ब्याज का भुगतान करना है, हमने ये देखना है इसमें कि ब्याज का भुगतान करने के लिए हमारे पास ब्याज से कितनी अधिक राशि है, ताकि हम उसका अनुमान लगा सकें हम कि ऋण पूंजी का प्रयोग हम और कितने समय तक कर सकते हैं। उससे
हमारे ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता का पता चलता है। ठीक है, जिसका एक फॉर्मूला भी है ICR इक्वल टू, ICR का मतलब है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसे हिंदी में ब्याज आवरण अनुपात कहते हैं, इक्वल टू EBIT मतलब कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि ब्याज। यह फॉर्मूला है जिससे कि हमें ब्याज आवरण अनुपात का पता चलता है। अगला है आपका कर दर। कर की दर ऋण की लागत को प्रभावित करती है। कर की दर जितनी अधिक होती है, ऋण की लागत उतनी ही कम हो जाती है। इसका कारण ऋण पूंजी पर ब्याज को कंपनी का खर्च मानकर लाभों में से घटाया जाना तथा कर की बचत करना है। इसका मतलब क्या है कि जो कर की दर होती है, ठीक है, वो ऋण की लागत को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर किसी ऋण की कर की दर होती है जो वो ज़्यादा है तो उसकी लागत कम हो जाएगी, क्योंकि जब ऋण पर अधिक दर देना पड़ेगा तो कोई भी ऋण का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, और उसी तरह दूसरी तरफ अगर ऋण की कर की दर कम होगी तो उसका प्रयोग ज़्यादा होगा तो लागत इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो कंपनी होती है, ये जो ऋण का जो ब्याज होता है इसको कंपनी का खर्च मान लेती है। ठीक है, और कंपनी जब कंपनी का खर्च मान लेती है तो क्या होता है कि जब भी कंपनी को लाभ होता है तो वो लाभों में से इस ब्याज को घटा लेती है। ठीक है, लाभों में से ब्याज को घटा लेती है। घटाने के बाद जो बचता है वो उसकी कर की बचत हो जाती है। ठीक है, अगला है विनियोग पर आय। एक कंपनी की विनियोग पर आय दर जितनी अधिक है वह उतनी ही अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करने की क्षमता रखती है। विनियोग पर आय मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी ने कहीं विनियोग कर रखा है, ठीक है, मतलब इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अब उससे उसको आय हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ उसने ऋण पूंजी का भी प्रयोग करा हुआ है, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट पर उसके पास जितनी अधिक आय होगी, उससे जितनी अधिक आय होगी, वो उसने जो ऋण ले रखा है उस ऋण का उतने अधिक समय तक प्रयोग कर पाएगा, प्रयोग करने की क्षमता रख पाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ उसको इन्वेस्टमेंट पे आय हो रही है और दूसरी तरफ उसने ऋण ले रखा है जो उसका ब्याज का भुगतान भी करना है, तो सीधी सी बात है जितना अधिक उसको उधर फायदा होगा वो उतना इधर ऋण का भुगतान करेगा और ऋण पूंजी का लंबे समय तक प्रयोग करेगा। ठीक है, तो विनियोग पर आय निकालने का भी फॉर्मूला है। ठीक है, ROI इज इक्वल टू EBIT अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBIT का मतलब मैंने पीछे ही बताया है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, टैक्स अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब विनियोग। अब अगला है लास्ट है आपका ऋण की लागत। कंपनी की ऋण लेने की क्षमता ऋण की लागत पर निर्भर करती है। यदि इस पर ब्याज की दर कम है तो अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा इसके विपरीत। अब जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी अगर ऋण लेना चाहती है तो ऋण लेने की क्षमता उसके ऋण की लागत पर निर्भर करती है कि यदि ऋण का ब्याज अधिक है तो वह कम ऋण लेगी। ठीक है, और यदि ऋण के ब्याज का दर कम है तो वह अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करेगी, अधिक ऋण लेगी। ठीक है, जिससे कि ऋण की लागत भी बढ़ती और घटती है। अगर ऋण की दर ब्याज दर अगर ज़्यादा है तो ऋण की लागत घट जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी फिर ऋण का प्रयोग नहीं करेगा, ऋण पूंजी का प्रयोग नहीं करेगा। और दूसरी तरफ अगर ऋण पर ब्याज की दर कम है तो कंपनियां अधिक से अधिक ऋण पूंजी का प्रयोग करेंगी, जिससे क्या होगा कि ऋण की लागत बढ़ जाएगी। तो ये है ऋण की लागत, और ये वो तत्व थे जो पूंजी ढांचे को प्रभावित करते हैं चयन करते समय। तो जब भी पूंजी ढांचे का चयन करते हैं तो हमें इन तत्वों का, इन बातों का ध्यान रखना होता है। वैसे इस चैप्टर में और भी हैं जो कि ऋण पूंजी के चयन को प्रभावित करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मेन 5 आपको बता दिए, क्योंकि पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं। अगर 5 नंबर का भी आता है तो उसमें सिर्फ 5 पॉइंट लिखने होते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, जो कि आसान है और सरल है। तो ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी, समझ में आया कि नहीं आया। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपके दोस्त बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो। अंत में एक लाइक जरूर करिए, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो, वरना फिर भी कर ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइक से आपका क्या जाता है। तो चलिए अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।